नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे क्लास की श्रृंखला चालू की थी, जिसमें से हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे चर्चा कर रहे थे यूनिट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने कालिदास पर चर्चा की थी। कालिदास के विषय में हम लोगों ने भूमिका, किंवदंती, रचनाएं, इन 3 बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का जो विषय है वो उपाधि है। तो जो लोग ये विषय नहीं देखे होंगे, कृपया जाकर के इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जाकर के देख लीजिए। और एक ऐसा वीडियो है जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे चर्चा की गई है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, किन को पढ़ना है। इस पे हम लोगों ने बात किया था। आज कालिदास को लेकर के हम लोग जो इसका चौथा पॉइंट है उपाधि, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और देखेंगे कालिदास की उपाधियां, आखिर कालिदास को किन किन उपाधियों से सुशोभित किया गया था, है ना। तो सबसे पहली बात, कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है। कालिदास को उपमा सम्राट, उपमा सम्राट, कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है। उपमा सम्राट की उपाधि से कालिदास को सुशोभित किया गया है। दूसरा है कविता कामिनी विलास। कविता कामिनी विलास, हाँ ध्यान से देखेंगे। कविता कामिनी विलास, कालिदास को कविता कामिनी विलास की उपाधि से भी सुशोभित किया गया है, उन्हें अलंकृत किया गया है। फिर कालिदास को कवि कुल गुरु कहा गया। कवि कुल गुरु, कालिदास को कवि कुल गुरु कहा गया है। और कालिदास को दीपशिखा की उपाधि से सुशोभित किया गया है, उन्हें अलंकृत किया गया है। दीपशिखा, ये 4 उपाधियां हैं कालिदास का। तो कालिदास की ये 4 उपाधियां, जैसे उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास, कवि कुलगुरु कालिदास, इनको कहा जाता है कवि कुलगुरु कालिदास, है ना। और दीपशिखा, है ना, दीपशिखा की उपाधि से कालिदास को सुशोभित किया गया है। तो आइए इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कि उपमा सम्राट कालिदास को क्यों कहा गया है। उपमा सम्राट कालिदास को क्यों कहा गया है, तो ध्यान देंगे। उपमा का अर्थ होता है, उपमा एक प्रकार का अलंकार है। तो अलंकार का जो विषय है हम अलंकार पे चर्चा करेंगे। चूंकि कालिदास का जो सबसे फेवरेट अलंकार, सबसे प्रिय अलंकार उपमा अलंकार था, है, इसलिए कालिदास को उपमा सम्राट कहा गया। सम्राट अर्थात राजा, उपमा का राजा, अर्थात कालिदास के काव्य रचनाओं में, कालिदास के काव्यों में उपमा का अलंकार का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत ही देखने को मिला है। इसलिए कालिदास को उपमा सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो उपमा एक प्रकार का अलंकार है, अर्थालंकार है। अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। तो कालिदास को उपमा सम्राट कहा गया क्योंकि कालिदास की रचनाओं में अक्सर उपमा अलंकार देखने को मिला है और कालिदास उपमा अलंकार के कारण भी प्रसिद्ध हुए हैं। कालिदास की रचनाओं में एक से एक उपमा अलंकार को देखा गया है। उपमा अलंकार होता क्या है, हम लोग अलंकार पे चर्चा करेंगे। तो चलिए समझ में आ गया। चूंकि इनका सबसे प्रिय अलंकार है उपमा अलंकार, इनकी रचनाओं में उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, इसीलिए इनको उपमा सम्राट कहा गया है। या फिर उपमा कवि, है ना। उपमा अलंकार की कवि कौन है, तो वो कालिदास। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा है कविता, कविता गलत लिखा हुआ है, कविता कामिनी, है ना, कविता कामिनी विलास, है ना, कविता कामिनी विलास। कविता कामिनी अर्थात क्या होता है, कामिनी शब्द और विलास, विलास मतलब इच्छा, है ना, लालसा। तो कविता कामिनी, कामिनी शब्द काम से बना हुआ है और काम मतलब इच्छा, और काम का अर्थ एक और अर्थ होता है काम वासना, है ना। तो कालिदास की रचनाओं में अगर उसका निचोड़ तत्व निकाला जाए तो उसमें
काम वासना को ज़्यादा वो इंडिकेट करते हैं। अर्थात कालिदास की रचनाओं में श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें, उन कहानियों में श्रृंगार रस अर्थात प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और प्रेम कहानी कहीं ना कहीं काम वासना को ही इंडिकेट करता है। तो कालिदास की रचनाओं में अधिकतर काम को पाया गया है, काम वासनाओं को देखा गया, प्रेम से संबंधित कहानियाँ देखी गई है। इसलिए कालिदास को कविता कामनी विलास कहा जाता है। बात समझ में आई? चलिए, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कवि कुलगुरु कालिदास। कालिदास को कवि कुलगुरु, कवियों में कुलगुरु कहा गया है कालिदास को। ध्यान देंगे, विद्वानों के बीच एक बार इस विषय पे चर्चा हुई कि आखिर कौन से कवि सबसे उत्तम हैं। तो एक तरह से गणना होने लगी, निरीक्षण विद्वानों के द्वारा किया जाने लगा, उनकी रचनाओं पे चर्चा होने लगी। तो ऐसा पाया गया कि कालिदास की तुलना में कोई अन्य कवि नहीं हुए, है ना। कालिदास की तुलना में कोई अन्य कवि नहीं हुए, इसीलिए कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है क्योंकि सभी कवियों से श्रेष्ठ कालिदास को माना गया था। कालिदास की तुलना में कोई अन्य कवि उनके तुलना में हो ही नहीं पाए, इसीलिए उन्हें कवि कुलगुरु कहा गया। बात समझ आई? चलिए, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा है दीपशिखा। दीपशिखा, दीपशिखा का अर्थ होता है दीपक। दीपक, दीप मतलब प्रकाश, वो दीपक होता है और उसमें जो बत्ती लगी हुई होती है, तो इसका पूरा जो ग्रुपिंग होता है उसको दीपशिखा कहते हैं। मतलब एक दीपक जो बत्ती से युक्त हो उसको दीपशिखा कहेंगे। तो दीपशिखा कालिदास को कहा गया है। इसमें एक विशेष प्रयोजन, एक इसका विशेष प्रयोग कालिदास ने एक रघुवंश महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य पे हम लोग चर्चा किए थे, इसमें राम भगवान के वंशों के बारे में चर्चा की गई थी। उस दीपशिखा, उस रघुवंश में कालिदास ने एक कहानी, एक घटना के दौरान दीपशिखा शब्द का प्रयोग करते हैं और जिसके कारण कालिदास को उस शब्द, दीपशिखा शब्द के प्रयोग करने के कारण कालिदास को दीपशिखा के नाम से जाना गया। अब देखते हैं रघुवंश में आखिर वो कौन सा स्थान था, कौन सी घटना थी जिनके द्वारा कालिदास को दीपशिखा के नाम से जाना गया। तो मैंने बताया था कि राम के पिता दशरथ हैं और दशरथ के पिता अज हैं, अज के पिता रघु हैं और रघु के पिता दिलीप हैं। अज की एक पत्नी इंदुमती, इंदुमती का स्वयंवर चल रहा था। इंदुमती का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर अर्थात होता है स्वयं, अर्थात मैं, स्वयं मतलब अपने आप, अपना, स्वयं मतलब स्वयं, है ना। और वर मतलब जिससे शादी होती है, वर मतलब लड़का, है ना। तो जो अपना पति, वर मतलब पति, है ना। तो जो अपना पति स्वयं चुने वो है स्वयंवर, है ना। तो इंदुमती का स्वयंवर चल रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे राजा लोग आए हुए थे, बहुत सारे राजा लोग आए हुए थे। तो हुआ क्या, इंदुमती माला लेकर के राजाओं के चारों तरफ से घूमती हैं। तो उस दृश्य को कालिदास कैसे वर्णन करते हैं, किस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देंगे तो वो कहते हैं कि कालिदास यहाँ पे, कालिदास जो इंदुमती है, इंदुमती जो अज की पत्नी, आगे जा करके अज को ही वो चुनेगी, तो आगे जाकर आगे चल करके वो अज की पत्नी बनेगी, है ना। तो क्या हुआ कि वहाँ पर स्वयंवर चल रहा था। तो कालिदास उस दृश्य को कैसे वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। दृश्य ये है, कालिदास कहते हैं कि इंदुमती दीपशिखा के समान प्रतीत हो रही है। इंदुमती दीपशिखा के समान प्रतीत हो रही है ना। इंदुमती दीपशिखा के समान प्रतीत हो रही है। ये इंदुमती जैसे जैसे राजाओं के समीप जाती हैं, इसके प्रभाव से इतनी खूबसूरत है इंदुमती, इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती से, इसकी खूबसूरती के प्रभाव से आसपास उसके बगल में जो राजा स्वयंवर के लिए आए हुए थे, वो राजा जो खड़े थे, तो इंदुमती जब उस राजा के समीप से गुजरते थे तो इंदुमती का जो खूबसूरती था, जो उसकी खूबसूरती थी, उस खूबसूरती के प्रभाव से राजा भी खिलखिला उठता था, राजा भी खूबसूरत हो जाता था। और जैसे ही इंदुमती उससे आगे बढ़ जाती थी और वो दूसरे राजा के पास चली जाती थी,
तो पीछे वाला जो राजा है उसका चेहरा ढक जाता था। तो फिर जैसे इंदुमती दूसरे राजा के पास गई तो दूसरे राजा का चेहरा का सीना लूना खड़ा हो गया। ऐसा मानो जैसे गाड़ी जाती है, तो गाड़ी जा रही है तो गाड़ी में हेडलाइट जलता है, तो जाने के क्रम में क्या होता है कि आसपास में जितने भी वस्तुएं होते हैं वो लाइट के कारण जलने लगते हैं, और जैसे गाड़ी उससे आगे बढ़ जाती है वो वस्तु अंधेरे में पड़ जाता है। फिर से समझिए इसको। जैसे हम अपने हाथ में एक दीपक लेके जाएंगे और दीपक जैसे जैसे जिस वस्तु के समीप जाएगा वह वस्तु प्रकाश युक्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दीपक उसके आगे बढ़ जाएगा वो वस्तु अंधेरे में पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से इंदुमती जिस राजा के समीप जाती थी वह राजा एकदम ठान बान एकदम अच्छे से खड़े हो जाता था, ऐसा मानो कि इंदुमती का प्रभाव उस राजा पे पड़ जाता था। लेकिन जैसे ही इंदुमती उस राजा को छोड़ करके दूसरे राजा की ओर बढ़ने लगती थी, वैसे ही मानो उस राजा का चेहरा उसी प्रकार से झुक जाता था जैसे ही हाथ में लेकर के दीप शिखा लेकर के गुजरते हैं और इसके लाइट से कोई वस्तु पूरा प्रकाश युक्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट हम आगे बढ़ जाते हैं लेकर के और वस्तु अंधेरे में पड़ जाता है। तो यह जो दृश्य है बहुत ही मनोहर दृश्य था। यह जो दृश्य है बहुत ही मनोहर दृश्य था। तो कालिदास जो इंदुमती थी, अज की पत्नी इंदुमती थी, उस इंदुमती की तुलना दीपशिखा के समान करते हैं कि वो इंदुमती दीपशिखा के समान प्रतीत हो रही है। जैसे दीपशिखा जिस वस्तु की ओर जाती है दीपशिखा, वह वस्तु प्रकाश के कारण चमकने लगता है, लेकिन जैसे ही दीपशिखा उससे आगे बढ़ जाती है वह वस्तु अंधेरे में पड़ जाता है। ये उसी प्रकार जैसे जैसे इंदुमती आगे जाती है, जिस राजा के समीप इंदुमती जाती है वह राजा का चेहरा बहुत खिलने लगता है, लेकिन जैसे ही इंदुमती उस राजा को छोड़ करके आगे बढ़ जाती है तो राजा का चेहरा अपमान के कारण झुक जाता है। मानो उसी प्रकार से जैसे गाड़ी आगे जाती है तो गाड़ी जिस वस्तु के समीप जाती है तो गाड़ी के लाइट के कारण वह वस्तु चमकने लगता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ जाती है वह वस्तु अंधेरे में पड़ जाता है। इसी प्रकार से राजाओं के साथ घटती थी। जब ये घटना को विद्वानों ने पढ़ा, इस वर्णन को विद्वानों ने पढ़ा, तो कालिदास को उसी समय, क्योंकि कालिदास इंदुमती की तुलना दीपशिखा के साथ किए थे, इसलिए कालिदास को उसी दिन से, उसी वर्णन से, वो जो घटना थी उस घटना को कालिदास ने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया उसकी एक्सप्लेनेशन से विद्वानों में बहुत आनंद, विद्वानों ने जब उसको पढ़ा तो उनको बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। उस दिन से कालिदास को दीपशिखा के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से कालिदास की ये 4 उपाधियां हैं: उपमा सम्राट, कविता कामिनी विलास और कवि कुलगुरु कालिदास और दीपशिखा। ये कालिदास की 4 उपाधियां हैं। आप तैयार कर लेंगे और 2-2 लाइन, 4-4 लाइन इसके बारे में लिख लेंगे तो कालिदास का एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है? तो आगे है अलंकार। आगे क्या है? अलंकार, है ना। अलंकार पर बात करते हैं। अलंकार क्या होता है ना? अलंकार क्या होता है? अलंकार तो शब्द सुने होंगे आप लोग कि अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार आप लोग पढ़े भी होंगे। अलंकार का अर्थात होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण, है ना। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स, गहना जेवर जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। ध्यान समझेंगे क्या होता है अलंकार मतलब। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, है ना। आभूषण है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आखिर काव्य में अलंकार क्या होता है। ध्यान देंगे अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार जिस प्रकार से एक महिला अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ों को वो इस्तेमाल करती है, जैसे कान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो कान में गहना जेवर इत्यादि पहनती है, नाक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो नाक में कुछ जेवर इत्यादि कुछ पहनती है,
ओठ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिपस्टिक वगैरह कुछ लगाती हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से एक महिला अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक, तरह तरह के क्रीम, तरह तरह के ऑर्नामेंट्स, तरह तरह के आभूषण का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार एक कवि, उसी प्रकार से एक राइटर, उसी प्रकार से एक लेखक अपनी रचना में, अपनी लेखन शैली में, अपनी लेखन शैली में काव्य की अपनी लेखन शैली में अपनी काव्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपनी काव्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिस तथ्य का प्रयोग करते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। फिर से, जिस प्रकार से एक महिला अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करती है, उसी प्रकार से कवि अपनी काव्य की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपने काव्य में सुंदरता लाने के लिए वो अलंकार का प्रयोग करता है। तो अलंकार जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, है ना, उसे अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? तो अलंकार दो तरह का होता है, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्द जोड़ अलंकार और अर्थ जोड़ अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब होता क्या है कि जो कवि शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता को बढ़ाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। जो कवि शब्द के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाया जाए तो वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जैसे शब्दों के द्वारा, इसमें अर्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, शब्द सुन करके ही लगे वाह क्या खूबसूरत लिखा है किसी ने। जैसे एक गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए। गाना क्या है? सजना है मुझे सजना के लिए। 2 बार सजना शब्द आया, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना शब्द 2 बार आया है, तो एक सजना का मतलब कुछ और हो जा रहा है, एक सजना का मतलब कुछ और हो जा रहा है। तो यहाँ 2 बार जो सजना शब्द आया, इस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ करके भी बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। तो शब्द को सुनने से ही उसकी खूबसूरती बढ़ जा रही है, शब्द से उसकी खूबसूरती बढ़ जा रही है, तो वो शब्दालंकार है। फिर एक उदाहरण सुने होंगे आप लोग, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चम्मच पे चांदी की चम्मच से, चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो चाचा करके आ रहा है। तो शब्दों के द्वारा वाक्य की सुंदरता बढ़ाई जा रही है, तो शब्दालंकार है। फिर आप लोग एक और सुने होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो खड़क 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 देखने को मिल रहा है, यहाँ भी शब्दालंकार है ना। तो जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता, वाक्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य की सुंदरता को बढ़ाई जाए वहाँ अर्थालंकार कहा जाता है। तो ध्यान देंगे आप। तो यहाँ हम लोग कालिदास पे पढ़ रहे हैं, कालिदास में अलंकार। तो कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार जो है वो अर्थालंकार में से, वो अभी इससे पहले मैंने चर्चा किया था, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार है, इसीलिए कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है। इसीलिए कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है। बात समझ आई? तो अलंकार, उपमा अलंकार एक प्रकार से अर्थालंकार है, और उपमा अलंकार का मतलब तुलना करना होता है। उपमा अलंकार का अर्थात एक शाब्दिक सामान्य रूप से जान लें आप कि उपमा अलंकार का मतलब होता है तुलना। जैसे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान है ना, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। बात समझ आई? जैसे यहाँ पे दीपशिखा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इंदुमती की तुलना दीपशिखा के साथ की गई थी। दीपशिखा मतलब दीपक जिसमें शिखा बत्ती लगा हो तो उसे दीपशिखा कहते हैं। तो इंदुमती की तुलना वहाँ दीपशिखा के साथ की गई थी। तो जहाँ तुलना हो, है ना, जहाँ तुलना हो अच्छे लोगों के साथ, जहाँ तुलना हो अच्छी वस्तु के साथ, है ना, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार मतलब ज़्यादा डीप में नहीं ना जा करके शॉर्टकट, चूँकि हम लोग कालिदास पढ़ रहे हैं, इसमें जानना ये है कि उपमा अलंकार कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार है, इतना लिख देंगे। तो ये अलंकार जो हेडिंग है वो
क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने उपाधियां और अलंकार पे चर्चा कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं हम समय। कालिदास का क्या समय था? कालिदास का क्या समय था, ठीक है, उस पर बात करते हैं। आइए, समय है ना, तो कालिदास के विषय में कहा जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे। मतलब विक्रमादित्य एक इतिहास में राजा हुए। इतिहास, हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें विक्रमादित्य एक राजा है, और उन्हीं के दरबार में उनके दरबार में 9 रत्न थे, अर्थात 9 प्रमुख व्यक्ति थे, और उन 9 रत्नों में से कालिदास भी एक रत्न थे। तो ये विक्रमादित्य के समकालीन थे। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य ये जो शब्द है बहुत जगह देखने को मिला है। विक्रमादित्य ये जो शब्द है बहुत जगह देखने को मिला है। तो कालिदास आखिर किस विक्रमादित्य के समकालीन हुए, है ना? कालिदास आखिर किस विक्रमादित्य के समकालीन हुए? तो ध्यान देंगे, हम 2-3 विक्रमादित्य के बारे में जिक्र कर लेते हैं। एक विक्रमादित्य आप लोग गुप्त वंश पढ़े होंगे, है ना? गुप्त वंश में एक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना? रामगुप्त, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त ने रामगुप्त को, बहुत सारे इतिहास में ये वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने रामगुप्त को राजा बनाया, लेकिन रामगुप्त राजा बनने के योग्य नहीं था, वो थोड़ा कमजोर था। लेकिन उसका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो थोड़ा मतलब थोड़ा कह सकते हो चालाक था, वो थोड़ा सा शातिर बुद्धि वाला व्यक्ति था वो चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त को, एक बार की बात है कि रामगुप्त को उन्होंने शकों ने उस पर आक्रमण किया और उसकी पत्नी को, रामगुप्त की पत्नी को, और रामगुप्त को उसको हरण करके ले गया, है ना? उस पर युद्ध किया, उसको आक्रमण किया और उसको वहाँ से उठा के ले गया शकों ने। तब चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका छोटा भाई था, वो औरत के भेष में वो गया और शकों को पराजित किया और साथ में अपने भाई रामगुप्त को भी मार दिया और अपनी भाभी से वो शादी कर लिया। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, फिर आगे जाकर के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बना। तरह तरह के वो युद्ध उन्होंने जीता और वो अपनी जो राज्य की सीमा थी उसको काफ़ी ज़्यादा उसने बढ़ाई। तो उनके प्रभाव को, उनकी शक्ति को देखते हुए विद्वानों ने उसे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि से सुशोभित किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा गया है ना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो क्या ये जो कालिदास हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हुए? कालिदास द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा गया। और एक विक्रमादित्य मालवाधीश, है ना? मालवाधीश राजा एक यशोधर्मन, इतिहास में आप लोग यशोधर्मन का नाम सुने होंगे, है ना? यशोधर्मन के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। तो यशोधर्मन को भी विक्रमादित्य के नाम से सुशोभित किया गया है ना? यशोधर्मन को भी विक्रमादित्य के नाम से, विक्रमादित्य की उपाधि से सुशोभित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य के नाम से सुशोभित किया गया था। तो क्या प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कालिदास आखिर किसके समकालीन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हुए या फिर यशोधर्मन के समकालीन हुए? तो ये चंद्रगुप्त अगर द्वितीय के समकालीन हुए होंगे, है ना? क्योंकि कालिदास के रचनाओं में विक्रमादित्य का नाम बहुत जगह देखने को मिलता है ना? कालिदास की रचनाओं में विक्रमादित्य का नाम बहुत जगह देखने को मिलता है। तो अगर इतिहास पे अगर हम जाएं तो विक्रमादित्य
शब्द ये जो उपाधि है बहुत जगह देखने को मिलता है, बहुत सारे। अभी हम लोगों ने 3 चर्चा की। यशोधर्मन को विक्रमादित्य के उपाधि से सुशोभित किया गया है। और फिर ये विक्रमादित्य कौन हुए, तो अंततः निष्कर्ष रूप से निकाला गया कि एक विक्रमादित्य हुए। उनका समय जो था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। उनका समय क्या था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। ये पर तो विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में एक विक्रमादित्य हुए जिनका पिता का नाम क्या था, महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य, वही विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे और उस 9 रत्नों में से कालिदास एक रत्न थे। और इस विक्रमादित्य का जो समय था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था। इस प्रकार से अथक प्रयास करने के बाद विद्वानों ने यह अनुमान लगाया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये जो विक्रमादित्य है उतना सार्थक सिद्ध नहीं होते हैं कालिदास के समय सीमा के निर्धारण में। और चंद्रगुप्त द्वितीय भी उतना सार्थक नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था उस समय में जो विक्रमादित्य जो थे जिनका पिता का नाम महेंद्रादित्य था, तो ये विक्रमादित्य के समकालीन और उसके उनके दरबार में 9 रत्नों में से कालिदास एक रत्न थे। तो कालिदास का समय जो निकाला गया वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निकाला गया। इस तरह से चीज़ें आज जब आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो मेरे ख्याल से आपका जो नंबर है वो बहुत ठीक ठाक उठेगा। और बाकी आप खुद से भी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से कालिदास का जो समय था वो निर्धारण हो गया। तो अंततः हम बोलना चाहेंगे कालिदास का क्या समय हो गया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। ये कौन से विक्रमादित्य, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के विक्रमादित्य के समकालीन हुए। लास्ट में कालिदास का जन्म स्थान ध्यान देंगे। इतना कन्फ्यूजन इसलिए है कि आखिर ये कवियों का काल निर्धारण करने में इतना कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की महानता है कि लोग जितने भी विद्वान प्राचीन काल में हुए हैं, लोग अपनी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं, है ना, कालिदास ने इतने महान ग्रंथों की रचना की है, लेकिन कभी उसने ये नहीं लिखा कि ये ग्रंथ जो है ना, कभी उसने ये सोचा नहीं कि थोड़ा सा हम अपने बारे में भी लिख दें। बस हाँ, काव्य में थोड़ी चीज़ें वो लिखे थे, लेकिन अब स्पेशली रूप से अगर कुछ लिख देते तो हम विद्वानों को उतनी परेशानी नहीं होती, हम लोग को पढ़ने में परेशानी नहीं होती। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि लोग समझते थे कि ये आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद से नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अभी का जो समय चल रहा है, इसके दौरान कोई भी नेता अगर कुछ काम करवाता है तो वहाँ एक अच्छे से अपना पोस्टर करवा देता है, अपना बोर्ड बनवा करके दीवार में चिपका देता है। तो ऐसा लोग करते हैं, लेकिन पहले के जो विद्वान होते थे अपने बारे में कुछ बोलना उचित नहीं समझते थे, है ना। तो इस प्रकार से इसीलिए कालिदास का जो समय इत्यादि के बारे में जानने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब कालिदास के जन्म स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं, तो जन्म स्थान को लेकर भी कन्फ्यूजन था। लेकिन हुआ क्या, कालिदास की जब 7 रचनाओं के बारे में पढ़ा गया, तो उसमें एक जगह का नाम बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और वह जगह कौन सा है, वह जगह है उज्जैनी, है ना। वह कौन सा जगह है, वह जगह है उज्जैनी, है ना। वह जगह कौन सा है, उज्जैनी, है ना। उज्जैनी, वह जगह कौन सा है, उज्जैनी। तो सॉरी, उज्जैनी ऐसे होगा, हाँ, उज्जैनी, ठीक है। तो उज्जैनी ये जो स्थान है, उज्जैनी
ये जो स्थान है, ये इस स्थान का जिक्र कालिदास की रचनाओं में बहुत जगह देखने को मिला है ना। कालिदास की जो 7 रचनाएं थे, जिसमें पहली रचना ऋतुसंहार है, अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और ऋतुसंहार एक गीति काव्य है। तो कालिदास की रचनाओं में ये जो स्थान है उज्जैनी, ये जो स्थान है वो बहुत जगह देखने को मिला है। आप लोग ध्यान देंगे, ये जो स्थान है बहुत जगह देखने को मिला है। इसीलिए विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं शायद ये कालिदास का जन्म स्थान ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा शख्स जो एक विशेष जगह पे, एक विशेष जगह का वर्णन, एक स्थान का वर्णन बहुत जगह वो कर रहा है, इसका मतलब उसका संबंध उस स्थान से कुछ खास रूप से होगा। तो विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद उनका जन्म उज्जैनी में हुआ होगा। इसीलिए कालिदास का जो जन्म स्थान ये उज्जैन माना गया है ना, उज्जैन। और उज्जैन के ही वो राजा थे विक्रमादित्य, जिनके दरबारी कवि थे कालिदास, जिनके दरबारी कवि कौन थे? कालिदास थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जन्म स्थान के बारे में चर्चा कर ली। एक अंतिम बात आप ध्यान देंगे, कालिदास शिव के, भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव के उपासक थे। मतलब ये समझिए, कालिदास भगवान शिव के उपासक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कालिदास की 7 रचनाएं थी। उन 7 रचनाओं में से कालिदास उस ग्रंथ को लिखने के लिए मंगलाचरण करते थे। मंगलाचरण होता क्या है कि किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले, है ना, किसी भी ग्रंथ को शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देवता को लोग याद करते थे, है ना। जैसे आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो आपका जो इष्ट देव है, अपने भगवान है, आपके जो मम्मी पापा हैं, उसको याद कर लेते हैं, है ना। अपने जो ईश्वर हैं तो उनको याद कर लेते हैं। तो कालिदास जब जिस ग्रंथ को वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में वे भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव को याद करते हुए उन्होंने सभी ग्रंथों की रचना की है। तो इस प्रकार से कालिदास को, चूँकि वो शिव को मानते थे, कालिदास शिव को मानते थे, इसीलिए कालिदास को शैव कहा गया है ना। तो जो शिव के उपासक हैं उसको शैव कहा जाता है। तो कालिदास क्या थे? शैव थे, है ना। कालिदास शैव थे। और जो विष्णु को मानता है, जो विष्णु के उपासक हैं, है ना, उसको वैष्णव कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज कालिदास पे ओवरऑल चर्चा की है ना। कालिदास पर ओवरऑल चर्चा की है हम लोगों ने। भूमिका, किंवदंती, रचनाएं, उपाधियाँ, अलंकार, काल, जन्मस्थान, इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की है। मेरे ख्याल से अगर कालिदास अंडरस्टैंडिंग इंडिया एग्ज़ाम जो सेमेस्टर 1 की जो परीक्षा है अगर आता है तो आप इन सभी बिंदुओं पे अगर आप चर्चा करते हैं, इन सभी बिंदुओं को आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल से कालिदास का जो एक सामान्य परिचय है वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर देंगे, बहुत अच्छे से आप लिख लेंगे। चलिए, तो आज हम लोगों ने चर्चा की कालिदास पे। चूँकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत यूनिट 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें साहित्य पोषण को हम लोगों ने शुरुआत किया था। आज कालिदास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि साहित्य के अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो वो 4 बिंदु था कालिदास, दूसरा पतंजलि, तीसरा पाणिनि और चौथा था भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, है ना, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। चूँकि अभी तक जितना क्लास मैंने ली है उसमें लगभग सभी बैच को हम पढ़ा चुके थे। कालिदास, पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र किसी बैच में शुरुआत नहीं किए थे। लास्ट का अंतिम जो क्लास होगा, इसके नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। भरत का नाट्य शास्त्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो
कैसा लगा ये वीडियो, सॉरी कैसा लगा ये क्लास, आप लोग इस विषय को देखेंगे और कहीं कुछ त्रुटियां होगी तो उस पर इग्नोर करते हुए, चूँकि मनुष्य है तो इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप घर बैठे बैठे आपकी सुविधा, आपको सारी सुविधाएं मिली, है ना। सो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।